महाभारत में आप देखते हैं कि एक महिला जो है उसको 5 भाइयों के साथ सोना पड़ता है। पांचों भाइयों की पत्नी बन जाती है द्रौपदी। तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, जहां एक बार चिपका दिया गया आपको छोड़ने का कोई इजाजत ही नहीं है। उसको इज्जत बना दिया गया है, जिसके साथ आपका रिलेशन बन गया, आपको वहीं पे पड़े रहना है। आप चाहे जो आपके साथ हश्र हो जाए। पहले तो घर में लड़कियां जिंदा जला दी जाती थी, दहेज प्रथा और ये प्रथा वो प्रथा, पता नहीं कौन कौन सी प्रथा। आज भी कितने घरों में महिलाएं घुट घुट के जी रही हैं, जहाँ सास वो जो है बन जाएगी, मौलवी बन जाएगी या कोई पंडा बन जाएगी, तुझे कितने कपड़े पहनने हैं, तुझे घर में कैसा रखना है। वो भी बाहर से ही आई है, उस घर में उसकी सास ने उसको पकड़ा दिया है, वो उठा के चीप देगी अपनी बहू पे। तुझे ऐसा करना, इस घर की परंपरा ये है, उस घर की परंपरा ये है, पूरा उठा के चीप देगी। ये प्रथा चलती चली आ रही है। हम उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, हम इन चीजों पर, संभावनाओं पर न खुद खुश रहते हैं, न दूसरों को खुश होने का मौका देते हैं। क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, क्या आपको लव मैरिज करना चाहिए या फिर अरेंज मैरिज? कौन सा मैरिज बेहतर है? क्योंकि दोनों केसेस में देखा गया, जहाँ पे अरेंज मैरिज है वहाँ पे सोनम वाला केस आया, जिसमें आपने देखा है धक्के मार के गिरा दिए सब। और जहाँ पे लव मैरिज है वहाँ पे नीले ड्रम में बांध के या प्रेमी को डाल के ले जाया जा रहा है, बार बार प्यार हो जा रहा है लोगों को। तो दोनों में से कौन सा मैरिज सही है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है। और इसको आप अंतिम तक देखिए, खुद कंक्लूड कीजिए कि समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्यों लोग इसका एक सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। जब लव मैरिज होता है तो लोग ऑनर किलिंग करने लगते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। लोगों के मन में जो रूढ़िवादिता है वो क्यों है, इसको लेकर वो इतने ज़्यादा रूढ़ी क्यों है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होना चाहिए। ऑनर किलिंग की खबरें बहुत आती हैं कि ये ऑनर किलिंग क्या है, पहले इसको आप समझिए। भारत का जो माहौल है, और अब मुस्लिम्स का जैसा आप देखे हैं कि एशिया में मुस्लिम का डोमिनेंस है, तो इन लोगों ने एक प्रथा चालू की मैरिज में कि जो प्रतिशतात्मक है, यानी पुरुष जो चाहता है वही चलेगा। पुरुष जैसा चाहता है कि महिला जैसा कपड़ा पहने वैसा पहनेगी। वो चाहता है कि पूरा ऊपर से नीचे तक ढक दे, क्योंकि उसकी निगाह नहीं पड़नी चाहिए किसी भी महिला पे। तो बुर्का पहनाने का वो जो सिस्टम लेके आते हैं, तो भारत में भी पर्दा प्रथा चल पड़ती है, क्योंकि एक लंबे समय तक इस्लाम का शासन रहा है और डोमिनेंस रहा है। तो वो जैसा चाहते थे वैसा चीज़ वो इम्प्लीमेंट खुद के मजहब पर करते हैं, और उसका इफेक्ट भारतीय समाज पे भी देखने को मिलता है। अब उससे क्या होता है कि इतने लंबे समय तक जो गुलामी की प्रथा चलती है, तो भारत का जो राजसी सिस्टम था, जो राजकाज में सम्मिलित लोग थे, उन लोगों ने मुस्लिम से वैवाहिक संबंध बनाते हैं, तो उन पर भी इस बात का इफेक्ट पड़ता है। वो भी अपने यहाँ पर्दा प्रथा शुरू कर देते हैं, और धीरे से घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, ये आप देखेंगे उन तमाम जगहों पे देखने को मिलने लगती है जिनके यहाँ से सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होता है, या मुस्लिम शासन में रोटी बेटी का संबंध होता है। घूंघट पर्दा और पर्दा प्रथा कभी भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो भारत के बहुजन समाज है उसमें नहीं मिलता। बहुजन समाज में आप जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते जाएंगे, ओबीसी में आप देखेंगे जो नकली छतरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके यहाँ धीरे धीरे ये प्रथाएं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं और वो कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उधर से कॉपी पेस्ट करके अपने को बुर्का प्रथा और इस तरह की चीज़ें ले आते हैं। इन सारी चीज़ों की ओवरऑल खिचड़ी क्या बनती है कि ये एक डोमिनेंस बन जाता है कि महिला क्या कपड़े पहनेगी, उसको कैसे रहना है, क्या करना है, और फिर ये दिखाया जाता है कि महिलाओं को बिल्कुल भी अक्ल और बुद्धि नहीं होती है। ये धर्मशास्त्रों में भी दिखाया गया है और हर एक जगह पे दिखाया गया है कि महिलाओं में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जब इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं, तो अब आप चाहे मनुस्मृति पढ़िए या शिव पुराण पढ़िए, कोई भी किताब आप उठा लीजिए, उसमें एक तरह से ये दिखाया जाता है कि मर्द ही डिसीजन लेगा। जैसे वाल्मीकि रामायण को आप देखिए, सीता को घर से बाहर निकालना है, इसका डिसीजन कौन ले रहा है? एक मर्द ले रहा है। छोड़ने लेके जा रहा है, एक मर्द लेके जा रहा है। क्या इसमें फीमेल की राय ली जा रही है? कहने को तो अर्धांगिनी है, आपको ये बताया जाता है कि वो अर्धांगिनी है, तो क्या उसमें उसकी राय ली जा रही है?
कि भाई तुमको हम तो जंगल में छोड़ने वाले हैं तो आपको मिलेगा नहीं, ऐसा कोई राय नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे महाभारत में, आप देखते हैं कि एक महिला जो है उसको 5 भाइयों के साथ सोना पड़ता है, 5 भाइयों की पत्नी बन जाती है द्रौपदी। तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसमें दिखाया जा रहा है। तो इन तमाम प्रसंगों से एक चीज़ तो एकदम क्लियर कट हो जाती है कि पुरुष प्रधान पितृ सत्तात्मक जो समाज है उसमें पुरुष की ही चलेगी, महिला की कुछ चलनी नहीं है। और महिला की जब नहीं चलेगी तो पुरुष जैसा चाहेगा वैसा ही होके रहेगा। इन तमाम चीज़ों का जो कंक्लूजन निकलता है वो अरेंज मैरिज पे निकलता है, यानी कि लड़की का पक्ष और लड़के का पक्ष। अब इसमें एक पॉइंट आता है जातिवाद का कि भाई लड़की तो कोई हो सकती है, लड़का तो कोई हो सकता है। नहीं, हम अपनी ही जाति में करेंगे, शादियाँ तो होंगी लेकिन अपनी ही जाति में खोज के करेंगे। तो इसमें क्या जाता है कि अब अपनी जाति खोजो, फिर अपनी जाति में इक्वालिटी खोजो, इकोनॉमिक इक्वालिटी। सुना, 2 बातें आती हैं। आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी देखनी है कि आप लड़की की शादी जिस घर में कर रहे हैं वो आपके हिसाब से आपकी जितनी इकोनॉमी है उससे थोड़ा सा बेटर चल जाए लड़का, वो तो चलेगा। लोग प्रयास करते हैं कि हमसे कम में, हमसे नीचे ना रहे, हमसे ऊंचा ही रहे लड़का, उस घर में हमारी लड़की चली जाए। अक्सर हम लोगों का ये प्रयास रहता है। लेकिन फैक्टर क्या है? जाति हमारी होनी चाहिए। तो ये प्रथा तब आ गई थी जब लड़कियों की शादी इन्होंने 6 साल में, 9 साल में बाल विवाह होता था, जिसमें लड़कियों को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, या वो डिसीजन नहीं ले सकती थी। उसके दूध के दांत नहीं टूटे हुए 6 साल की बच्ची के वो क्या डिसीजन लेगी। तब क्या करते थे पेरेंट्स जो होते थे वो अपने को चतुर चालाक समझते थे और तब ये अरेंज मैरिज चलता था। लेकिन इसमें सुधार हुआ तो बहुत सारे लोग खड़े हुए। फिर विधवा विवाह भी सुधार हुआ, सती प्रथा का बहुत तमाम तरह के सुधार हुए। और सुधार होने के बाद से अच्छा, ये फाइट भी ज़्यादातर बहुजन लोगों ने की। ब्राह्मणवादी तो इसको धर्म मान के प्रैक्टिस कर रहे थे और करवा रहे थे। तो इसको डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। कैथरीन मेयो की किताब है मदर इंडिया, जिस पर भारत में बैन लगा हुआ है। उसका हिंदी अनुवाद कुछ जोड़ तोड़ के कंबल भारती जी ने किया हुआ है। जोड़ तोड़ कहने का मतलब यह है कि सारी बातें नहीं दिखाई जा सकती हैं क्योंकि बैन है, तो जितना दिखाया जा सकता है तो उन्होंने किया है, वो आपको अलाउ है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारी पोल खुल जाती है। उसमें बड़े डिटेल्स में उन्होंने लिखा है कि कैसे संसद में जब ये बात उठती थी कि लड़कियों की आयु कम से कम चलो 12 साल तो कर, 14 साल कर दिया जाए, तो ब्राह्मण जो है खड़ा हो जाता था कि सब धर्म भ्रष्ट कर देंगे हमारा। चीख के चिल्ला के गरजते थे सब संसद भवन में, जहाँ मीटिंग होती थी वहां पे, कि भाई ये ना हमारा धर्म भ्रष्ट करने वाला है सब ये, क्योंकि ये छोटी बच्ची के ही शादी इन्होंने सारे धर्म ग्रंथों में लिख रखी थी। तो उस समय अरेंज मैरिज की जो प्रैक्टिस थी उसकी सिचुएशन क्या थी कि जब बाल विवाह होता था, छोटे छोटे दूध के दांत नहीं टूटे हैं बच्चों के, तब आप शादियां करते थे। वो डिसीजन नहीं ले पाते थे, वो स्टेबल नहीं थे, सक्षम नहीं थे, तब के लिए था। लेकिन जब ये सुधार हो गया, अब जब शादियां बच्चे जो हैं 18 साल के बाद हो रही हैं, 20 साल 25 साल, और लोग तो 30 32 35 साल में, 40 साल में कर रहे हैं शादियां। सोचिए इतनी लेट में शादियां कर रहे हैं। वैसे कंडीशन में अरेंज मैरिज जो है वो प्रासंगिक ही नहीं है, कतई प्रासंगिक नहीं है। लेकिन ये जो जातिवाद का जो ढांचा है कि अपनी ही जाति में करना, इस जातिवादी ढांचे के कारण ये अरेंज मैरिज बचा हुआ है। मतलब ये अरेंज मैरिज जो है आया ही तब था, बाल विवाह नामक एक कुरीति के लिए आया था। उस कुरीति को संरक्षण देने के लिए आया था। जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई बहुत ज्यादा धूर्त है और उस धूर्त को संरक्षण देने वाले कुछ लोग होते हैं। तो अरेंज मैरिज जो है ना, बाल विवाह नामक जो कुरीति थी उसको संरक्षण देने के लिए आई थी कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो हम लोग अरेंज करके हम करा देंगे, हम पेरेंट्स लोग ज्यादा चालाक हैं, हम लोग तय कर लेंगे, इसलिए आई थी। लेकिन जब बच्चे, उनकी उम्र हो गई है, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं, देश कौन चलाएगा वो देख सकते हैं, तो पति उनका कौन सा होगा, भला बुरा होगा, क्या होगा, उसके लिए वो डिसीजन ले सकते हैं। इसमें अब पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में आपको पता है उंगली करने की आदत हर चीज में, कि जो बच्चा है उसको प्रॉपर्टी मानते हैं। क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या सोचेगा, कहाँ जाएगा, ये तो बिल्कुल अक्ल
अक्ल ही नहीं है, हम डिसीजन लेंगे, हम बड़े चतुर चालाक हैं, जबकि दुनिया लगातार बदल रही है। बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा स्मार्ट हैं। मतलब बहुत सारे मामलों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन बच्चे जो हैं, जो बदलता हुआ समाज है, जो आज का डिजिटल एरा है, उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बन चुके हैं अपने पेरेंट्स के कंपेयर में। छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैच्योर बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो बच्चों के हाथ में होना चाहिए, लेकिन जातिवाद, जाति बनाए रखने की जो कायावाद है, उसने इसको पकड़ के रखा हुआ है और इसी कारण से अरेंज मैरिज चल रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि जो प्रेम विवाह है, उस प्रेम विवाह में क्या दिक्कतें आती हैं। लड़के लड़की जो हैं अक्सर, हाँ, प्रेम तो भाई आपको जाति देख के होगा नहीं। जाति देख के प्रेम होगा तो प्रेम विवाह कहाँ रह जाएगा, वो तो जातिवादी प्रेम होगा ना, वो तो जातिवादी हो जाएगा। तो प्रेम जो है वो जाति देख के होता नहीं है। कहीं बच्चे हैं, उसको कोई पसंद आ रहा है, उनकी वाइब्स मैच कर रही हैं, तो वो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अगर अटैच हो जाते हैं, एक क्रश भी होता है कि आपका एक बॉडी है, एक एज है, उसमें आपको कोई चीज़ें पसंद आती हैं, आपको क्रश, आकर्षण है, तो कई लोग उसको भी प्यार समझ लेते हैं। वो प्यार नहीं होता, वो आकर्षण होता है। आकर्षण जाएगा, वो खेल खत्म। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आकर्षण को ही प्यार समझ के शादी तो कर लेते हैं और शादी के बाद से हमेशा उनके झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आकर्षण के लिए शादी करते हैं और आकर्षण 1-2 साल में खत्म होता है। अट्रैक्शन जो बॉडी की नीड होती है, उसके बाद से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब वो जनरली शुरुआती दौर में होता है, जब आप 18 से 20, 22, 25 साल के एज के भीतर होते हैं, तब क्रश ज़्यादा चलता है। लेकिन वो एज जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप अक्सर आप सुनेंगे कि लड़की जो है वो पैसे देख के शादी कर रही है, लड़की डिसीजन लेकर शादी कर रही है, कुछ लोग ऐसे बातें करने लगते हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो अट्रैक्ट नहीं, वो अपना, वो कहीं पे जा रही है ना, अपना पूरा ज़िंदगी इन्वेस्ट करने जा रही है ना, तो वो तो ऑफ कोर्स देखेगी। तो यहाँ पे ये बातें आती हैं। अब इसमें लोगों का अचानक से पिछले 1-2 साल से ऐसा देखा गया है कि अचानक से ढेर सारी बाढ़ आ गई सोशल मीडिया में। कोई कह रहा है कि भाई लड़का सुसाइड कर लिया, हमने तो शादी की थी जी, लड़की ने हमको परेशान कर दिया, हमको दहेज वो माँग रही है, ये माँग रही है, वो कहीं और है, मैं कहीं। अभी आपने सुना होगा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़का जो है बोला कि हम गए थे, जज भी हमसे 5 लाख रुपए माँग रहे हैं, सेटल करा देंगे, मैं कहाँ से दूँगा, ये दूँगा, सुसाइड कर लिया। इस तरह की घटना आई थी। ऐसे ही एक घटना आई कि उसमें तो प्रेम विवाह किए हुए थे और लड़का जो है कहीं दूर था 6 महीने से या कहीं और था, तब तक उसका कहीं और अफेयर चल जाता है या क्या होता है, फिर उसको काट के अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसको ही ड्रम में भर देते। इस तरह की घटना सामने आई। अब इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां शादी करके अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरे घर में जा रही हैं, उनके साथ उस नई जगह पर उन लोगों का क्या बिहेवियर है, इस पे कोई नहीं बात कर रहा है। कभी आपने नहीं देखा। लेकिन कुछ एक घटनाएं जिसमें लड़की को जिसमें विलेन दिखाने की बात है, उन घटनाओं की खूब अचानक से चर्चा बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रतिशतात्मक समाज है। हम क्या चाहते हैं महिलाओं को सिर्फ दबा के रखना, वैसी ही बात है। तो इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज ओपन डिबेट इनविटेशन भी दिया है। तमाम महिलाओं को भी मैं इनवाइट करता हूं जो लोग इस मुद्दे पे बात रखना चाहती हैं कि अरेंज मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज या जो ऑनर किलिंग होता है, वो बातें आप किस हद तक आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के व्यूज जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि इस देश का महिलाएं क्या चाहती हैं या पुरुष जो हैं वो क्या चाहते हैं, आप लोग जब तक अपनी बातें नहीं रखेंगे तब तक जो है वो सबके उसमें जाएगा नहीं। क्योंकि आप बात करोगे, अब यहाँ से जब आप अपनी बातें रखोगे तो वो हजारों लाखों तक जाएगा, तो वो बोलना बहुत जरूरी है क्या एक्चुअल में होना चाहिए और लोगों को भी संदेश मिलेगा। जो जिनकी शादी हुई है जिन महिलाओं की, उनके साथ किस तरह का बिहेवियर वहाँ पे हो रहा है, किस तरह के दुख परेशानी झेल रही हैं, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। उसको बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया गया है कि वो शादी होगा, उस घर में जाएगी, नौकरानी बन के रहेगी, घर वालों को चाय नाश्ता पानी पिलाएगी, खिलाएगी, सब करना है, जो करना है करेगी। कहीं जॉब कर रही है तो कर ले जॉब, फिर घर में आके खाना वाना बनाए, हम लोगों को खिलाए। ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से बाय डिफॉल्ट मान ली गई है, ठीक है ना। इसमें कभी भी महिला का पक्ष की एक वहां पे जा रही है तो उसको क्या सुकून मिलना चाहिए, उसको क्या चीजें मिलनी चाहिए, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है।
लेकिन अगर वो विलेन के रूप में आती हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। तो अब ये जैसे ये केस है, इसको मैंने एज़ अ टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया क्योंकि अभी तुरंत ही हाइलाइटेड है। सोनम केस है, सोनम रघुवंशी। तो अच्छे खासा परिवार है क्योंकि घर में सारी सुविधाएँ हैं, बढ़िया घर है, घर में स्विमिंग पूल है, फ्लाइट से आ जा रहे हैं, ऑफ कोर्स अच्छे परिवार के बच्चे-बच्चियाँ हैं, शादी हो जाती है। शादियों में भी क्या है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी किसी ने नहीं देखा है, अभी इस लड़की का एक्चुअल में क्या वारदात हुई है, वो जब तक सामने नहीं आ जाती है, तब तक मीडिया रिपोर्ट क्या-क्या ख़्याली पुलाव पका रहा है, उसी पर सब लोग आधारित हैं। तो जो ख़्याली पुलाव पकाया जा रहा है लगातार, उसमें जो घटना आई है, उसमें पूरी तरह से विलेन है लड़की। लड़की ने अपने पति को शादी की, शादी के बाद से मरवा दी। लेकिन इसके कुछ और भी पहलू हैं, जो जब तक वो लड़की अपने पूरे बयान नहीं दे देती है या उसकी बयान उसका पक्ष सामने नहीं आ जाता है, तब तक हम वो रियलिटी नहीं जान सकते हैं कि कोई भी एक लड़की जिसका पहले किसी भी तरह का कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, हत्या का, मर्डर का, वो शादी के बाद से अपने पति को ले जाके वहाँ पे मार ही देती है क्यों? मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं भाई? मीडिया तो लगातार बोलते जा रहा है इसने साजिश रच दी, साजिश। ठीक है, इतने सारे लाखों करोड़ों शादियाँ हो रही हैं, हर व्यक्ति नहीं, इस केस में ऐसा क्या हो गया? कुछ तो पॉइंट होगा ना। उस बात को कोई नहीं बात कर रहा है, चर्चा ही नहीं आ रही है, उस लड़की का पक्ष ही नहीं पता चल रहा है। कोई बोल रहा है मांगलिक है, कोई बोल रहा है कि मांगलिक है तो उसने ये कर दिया, कोई बोल रहा है कि उसका किसी से अफेयर चल रहा था लड़के से और पता चला कि वो लड़का तो मासूम था। मतलब मासूम कहने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मासूम था, ये भी एक रिपोर्ट में ही आया है क्योंकि लड़की का भाई जो है बोल रहा है कि लड़की को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन वो लड़का जो है उसका भाई था, राखी-वाखी बाँधती थी, इस तरह की भी बातें आई हैं। को अफेयर नहीं था, अफेयर की बात झूठी फैलाई गई है। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं, मैं अभी तक ये कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन अभी क्या है कि इस मामले को इस तरह से हाइलाइटेड किया गया, दिखाया गया। देखिए लड़की की गलती होगी, ऑफ कोर्स होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, लेकिन अभी तक लड़की का बात उसके वो क्या कह रही है, वो कंप्लीट बात अभी नहीं आई है सामने। खैर ऐसी और भी जैसे घटनाएँ आई हैं, जैसे एक उस केस में लड़के की घटना आई थी कि अच्छा इस केस में क्या हुआ था, शादी इनकी कैसे हुई? शादी इन लोग पत्रिका छपवाते हैं, अपनी एक जाति बिरादरी बना ली गई है, जाति बिरादरी से तो बाहर शादी करनी नहीं है। खूब ज्योतिष चलता है, भयंकर कुंडलियाँ मिलाई जा रही हैं। अब ज़रा सोचिए कि जो कुंडली मिला था, जो भी व्यक्ति कुंडली मिलाया, उसको पहले तो उसको पकड़ो ना आप, कौन सी कुंडली मिलाया था? दुनिया भर की कहानियाँ चल रही है, ये पोंगा पंडा जो है बैठ के जो कुंडली मिलान करके बोल रहा है कि ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं, शादियाँ चल रही हैं, उसकी बात ही कोई नहीं कर रहा है। दक्षिणा लेके गया है, दिन मुहूर्त शुभ मुहूर्त तय करता है, उसकी बात ही कोई नहीं कर रहा, उसकी भी बात कर लो। तो इसमें लड़का जो है इनिशिएट करता है कि लड़की उसको अच्छी लग रही है तो उसके घर बातचीत करनी चाहिए, तो लड़के घर वाले जो है बातचीत शुरू करते हैं, शादी करते हैं। पहल यानी कि लड़की के घर वालों से नहीं होती है, लड़कों के घर वालों से होती है। ये बात भी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है और वो लोग खुद लड़के के घर वाले भी बात को स्वीकार कर रहे हैं, कह भी रहे हैं। तो ये करते हैं लड़की का पक्ष कि वो शादी करना चाहती थी कि नहीं चाहती थी, कि उसका क्या पक्ष था, उस पर अभी भी कोई बात नहीं कर रहा है। क्या उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई? क्या वो शादी नहीं करना चाहती थी? क्यों कर दी गई? ये सब बातें भारतीय समाज में नहीं होती हैं। आज भी भारत में क्या लड़की को पूछा जा रहा है? लड़का आया, देख लिया, सब चीज़ तय वय कर लिए हैं, लड़की से बस थोड़ा बात-वात कर लो, देख लो ठीक-ठाक है कि नहीं है। मतलब ऐसे कहा जाता है कि हम ना तुमको बस ऑर्डर दे रहे हैं, काम तो सब हो चुका है, तुमको बस ना साइन मार देना है वहाँ पे कि हाँ, सब ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब ये अलाउ नहीं है कि आपको डिसीजन लेना है। लड़का आया, देख लिया गया, सब चीज़ तय वय हो गया, तुम बातचीत-वातचीत कर लो। टालने का नहीं, फिटिंग कर लो भई, अब तुमको उसके साथ रहना है, ठीक है ना? एडजस्ट करना सीख लो, बात-वात कर लो, एडजस्ट करना सीख लो। ये है एक्चुअल में। मुश्किल से कुछ ऐसे घर परिवार हैं जो इतना बोल्ड हो चुके हैं, जो अपने बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दे रहे हैं, नहीं तो अमूमन आम भारतीयों में यही प्रथा है कि लड़की से पूछा भी नहीं जाता है कि तुम्हें इसे करना है या नहीं करना है, या तुम्हारा कहीं और तो कहीं किसी से प्रेम नहीं करती हो, वहाँ तो तुम्हें करना है कि नहीं करना है, ये पूछा ही नहीं जाता। भारत में अगर आप देखेंगे तो कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां होंगे जो शादी किए हैं उस शादी से खुश हैं,
कितने प्रतिशत? क्या शादी करने के बाद भी माइंड में उनका कहीं कोई और तो नहीं चल रहा, कोई और तो नहीं पसंद था? ये आप हर व्यक्ति के दिमाग में लगा के कभी चेक किए हैं? नहीं किए हैं चेक। ऐसे तमाम केसेस हैं कि लड़के की शादी तो हो गई है, लेकिन जैसे ही वो पुराने शीशा हो या पत्थर दिल हो टूट जाता है, पता नहीं कौन-कौन से पुराने-पुराने गाने जैसे आते हैं, सुनता है रोने लगता है। किसकी याद में? अरे पत्नी तो तुम्हारे घर में रो किसकी याद में रहे हो भाई? यादें कहीं और आ रही हैं। तो लड़कों के केसेस तो इसमें भी आ जाते हैं कि हाँ, ऐसे होते हैं। लड़कियों का कभी पूछा है कि भाई लड़कियों के माइंड में भी ऐसा कुछ है? क्या उनका कहीं और प्रेम था, उनकी भी ज़बरदस्ती कहीं और शादी कर दी गई? नहीं पूछा जाता। तो आप हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का इंडेक्स कैसे आएगा आगे? कोई खुश नहीं है, सब जबरदस्ती जिंदगी काट रहे हैं। भारत में ये जो जातिवाद है, इस जातिवाद का ध्वंस कहाँ कहाँ तक घुसा है कि जबरदस्ती दो लोगों को सेट कर दिया जाता है। जिंदगी भर जिन बच्चों को समझाया जाता है कि तुम्हें नहीं कहीं रिलेशन बनाना है, शादी से पहले नहीं बनाना है, अचानक से उसको किसी अजनबी के साथ एक ही दिन परोस दिया जाता है, जब आप संबंध बनाओ। ये भारत की हकीकत है, आम भारतीय की ये हकीकत है और चर्चाएं नहीं होती हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि अभी आप जब चर्चा करेंगे सोशल मीडिया पे, जब आप पोस्ट डालते हैं, तो ऐसी तमाम तरह के लोग आ जाएंगे जो कहेंगे प्रेम विवाह संस्कृति बर्बाद कर देगा, तो ये कर देगा, इससे लड़कियां बिगड़ जाते हैं, तो सोशल मीडिया है, तो टीवी बिगड़ रहा है, तो कपड़े ये हैं। तमाम तरह के लोगों के पास एक्सक्यूज हैं, पर इस पे डिटेल्स में चर्चा नहीं हो रही है। पूरे विदेशों में लोगों को छूट है। एक शादी करते हैं, नहीं एडजस्ट हुआ, छोड़ देते हैं। दूसरी शादी करते हैं, वहां भी एडजस्ट नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं। जहां उनको फाइनली लगता है कि अब दोनों कपल्स जो हैं एडजस्ट कर सकते हैं, वहां उनकी लाइफ निकल लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही व्यक्ति से सेटअप हो जाता है और पहले ही व्यक्ति से जिंदगी निकल जाती है। भारत में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। एक बार शादी हो गई है तो वो चाहे आपको मारे पीटे कुछ भी करे, आपने अगर जवाब दे दिया तो सुकरी बन के, सुअर बन के, कुतिया बन के अगला जन्म लेंगी। अब आप कहेंगे कि भैया इतनी गंदी बात आप कहे बोल दिए, तो भैया मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब में लिखा हुआ है, पराशर स्मृति में भी लिखा हुआ है, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, जो आगे हम इसको खोल के चर्चा भी करेंगे। आगे सब बातें लिखी हुई हैं। आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जहां एक बार चिपका दिया गया, आपको छोड़ने का कोई इजाजत ही नहीं है। उसको इज्जत बना दिया गया है, जिसके साथ आपका रिलेशन बन गया, आपको वहीं पे पड़े रहना है। आप चाहे जो आपके साथ हश्र हो जाए। पहले तो घर में लड़कियां जिंदा जला दी जाती थी, दहेज प्रथा और ये प्रथा वो प्रथा, पता नहीं कौन कौन सी प्रथा। आज भी कितने घरों में महिलाएं घुट घुट के जी रही हैं, जहाँ सास वो जो है मल जाएगी, मौलवी बन जाएगी या कोई पंडा बन जाएगी, तुझे कितने कपड़े पहनने हैं, तुझे घर में कैसा रखना है। वो भी बाहर से ही आई है उस घर में, उसकी सास ने उसको पकड़ा दिया है, वो उठा के चेप देगी अपनी बहू पे, तुझे ऐसा करना, इस घर की परंपरा ये है, उस घर की परंपरा ये है, पूरा उठा के चेप देगी। ये प्रथा चलती चली आ रही है। हम उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, हम इन चीजों पर, संभावनाओं पर न खुद खुश रहते हैं, न दूसरों को खुश होने का मौका देते हैं। क्यों? क्योंकि जाति से बाहर नहीं जाना है भाई। सारी चीजें हैं लेकिन जाति के दायरे के अंदर, हमें उस दायरे को तोड़ना ही नहीं है और हमने उसको अपना परंपरा बना लिया है। जहां तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी भी परंपरा को जो तर्क बुद्धि विवेक पर खरी नहीं उतरे उसको डिस्कार्ड कर दो, वो फैसिलिटी भारत में नहीं है भाई। हमने तथागत बुद्ध को इसीलिए तो छोड़ा, हमने अच्छी बातों को क्यों छोड़ा? इसीलिए तो छोड़ा क्योंकि हमें खराब चीजें रखनी थी, अच्छी बातें क्यों रखेंगे। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।